क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू। तो आपको बताना है जो रबर है वो कौन से वेजिटेशन से बिलोंग करता है। तो टुंड्रा से नहीं करता, टाइडल से भी नहीं करता, हिमालयन भी नहीं है। इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो जो रबर है वो कहाँ मिलता है, दैट इज़ फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया चिनकोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ रेनफॉल मोर देन। तो आपको बताना है चिनकोना ट्रीज, आपको पता होगा चिनकोना का जो बार्क होता है उससे मलेरिया को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये कहाँ पर पाया जाता है। ये मतलब ऐसी एरियाज़ में पाया जाएगा जहाँ पर रेनफॉल कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो रेनफॉल होती है ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। तो बताना है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है उड़ीसा में। ठीक है, तो सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर। तो देखिए टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिसमें से कुछ ऐसे हैं जिनको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर्स में इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर देख लीजिए। इंपॉर्टेंट जो बात कही गई है वो कही गई है 10 आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए 18 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिसमें से 10 ऐसे हैं जिनको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का दर्जा दिया गया है। और वो कौन कौन से हैं, जैसे सुंदरबंस है, आप देख सकते हैं सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में है, नंदा देवी है उत्तराखंड में है, इसी तरीके से गल्फ ऑफ मन्नार है तमिलनाडु, नीलगिरी है, नोकरेक है, ग्रेट निकोबार है, मानस है, सिमलीपाल है, ये मानस असम में है। ठीक है, पंचमरही है और इसी के साथ साथ अचनाकमर है और अमरकंटक है। ठीक है, अचनाकमर अमरकंटक है। तो ये सब के सब क्या हैं, ये ऐसे 10 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिनको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में इंक्लूड किया गया और बाकी जो 8 हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए इसमें कहा गया आवर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द डैश मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए टोटल बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ कितनी है वर्ल्ड में, तो वो हैं टोटल 12 और हमारी कंट्री उनमें से एक है। तो इसमें 12 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे विथ अबाउट 47,000 प्लांट स्पीशीज़ इंडिया ऑक्यूपाइज डैश प्लेस इन वर्ल्ड। तो देखिए भारत में जो प्लांट स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 47,000 प्लांट स्पीशीज़ हैं और 47,000 इस प्लांट स्पीशीज़ होने की वजह से इंडिया की जो पोजीशन है प्लांट स्पीशीज़ में वो कौन सी है, 10वीं पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में। और अगर एशिया में देखा जाए तो एशिया में हम कौन से नंबर में है, 4th नंबर पे है अकॉर्डिंग टू प्लांट स्पीशीज़। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया। देखिए जो फ्लावरिंग प्लांट्स है भारत में वो कितने हैं, अप्रॉक्सीमेटली 15,000 हैं। ठीक है, विच अकाउंट फॉर हाउ मच % ऑफ टोटल वर्ल्ड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए बताना है वर्ल्ड का अगर देखा जाए तो कितना % है भारत में जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वर्ल्ड का कितना % है, तो वर्ल्ड का अप्रॉक्सीमेटली 6% है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले कुछ बात यहाँ और देख लेंगे। अब देखिए नेचुरल वेजिटेशन बारे में बताया गया है कि नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है। तो देखिए नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू प्लांट कम्युनिटी, ये प्लांट कम्युनिटी है विच हैज़ ग्रोन नेचुरली। अब देखिए ये कैसे ग्रो होता है, बिना ये ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस के अगर कोई चीज़ ग्रो हो रही है, मतलब एक पूरा फॉरेस्ट ग्रो हो रहा है, वेजिटेशन हो रहा है ग्रो, तो उसको कहा जाएगा नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमंस, और ह्यूमन उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है, इसको वर्जिन वेजिटेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन। देखिए ऐसे वर्जिन वेजिटेशन या ऐसे नेचुरल वेजिटेशन जो प्योरली इंडियन है उनको कहा जाता है एंडेमिक या इंडिजीनियस स्पीशीज़। लेकिन जो बाहर से आए हैं, जो ऐसी स्पीशीज़ हैं जो बाहर से आई हैं, उनको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो इट इज़ कॉल्ड एक्जॉटिक प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9th में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म इज यूज टू डिनोट प्लांट ऑफ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। तो प्लांट को डिनोट करने के लिए, ठीक है, तो जो प्लांट को डिनोट करने के लिए टर्म यूज होता है वो क्या है, तो वो है ए ऑप्शन दैट इज फ्लोरा। तो फ्लोरा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 10th में कहा गया द स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स आर रेफर टू एज। तो एनिमल्स को रेफर क्या किया जाता है, मतलब जो स्पीशीज़ होती है एनिमल्स की उनको क्या कहा जाता है। जैसे फ्लोरा मतलब फ्लावर्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, तो फौना क्या होते हैं, फौना होते हैं एनिमल्स। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11
विच टाइप ऑफ डेजर्ट सॉइल सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस। तो देखिए कैक्टस और थॉर्नी बुशेस को कौन सपोर्ट करता है, मतलब कहाँ पे ये उगेंगी, तो ये सैंडी डेजर्ट सॉइल में उगती हैं। तो डेजर्ट सॉइल के साथ साथ सैंडी डेजर्ट सॉइल होना जरूरी है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ सॉइल सपोर्ट मैंग्रोव्स एंड डेल्टाइक वेजिटेशन। ठीक है, देखिए मैंग्रोव्स जो है और डेल्टाइक वेजिटेशन है, मतलब मैंग्रोव्स अगर पूछा जाए मेनली मैंग्रोव्स है, मैंग्रोव वेजिटेशन कहाँ पर पाया जाता है, तो इसके लिए वेट एरिया होना चाहिए, मतलब वेट सॉइल होनी चाहिए, मार्शी लैंड होना चाहिए और साथ ही साथ डेल्टाइक भी होना चाहिए। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, मीन्स वेट मार्शी एंड डेल्टाइक रीजन में मैंग्रोव्स मेनली पाए जाते हैं। और ये आप देखेंगे तो सुंदरबंस जो एरिया है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबंस है यहाँ पर मैंग्रोव्स पाए जाते हैं भारत में मेनली। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पूरा मैप दिया है, मैप में आप देख सकते हैं पूरी बातें बताई गई हैं ठीक से। जैसे मैंग्रोव्स के लिए आप देख सकते हैं, मैंग्रोव्स के लिए जो जगह दी गई है वो यहाँ पर देखिए, इस जगह पे मैंग्रोव्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ये मैंग्रोव्स की जगह है। इसी तरीके से ट्रॉपिकल एवरग्रीन देखें तो ये वाली जो जगह है दिस इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन। इधर देख सकते हैं वेस्टर्न घाट्स में ट्रॉपिकल एवरग्रीन है और इधर थोड़ा सा ईस्टर्न घाट्स में भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर भारत में देखा जाए कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं तो वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इस पे एरिया जो है नॉर्दर्न रीजन का, दिस इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा साउथ में भी है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट की बात करी जाए, मतलब जो मेनली डेजर्ट एरियाज़ में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान का एरिया है, गुजरात का एरिया है जहाँ पर थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाएंगे। और ये जो आपको डेक्कन प्लेट्यू का एरिया दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर भी थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में माउंटेन या माउंटेन जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो माउंटेन फॉरेस्ट इधर आपको दिखाई पड़ रहा होगा जम्मू कश्मीर साइड है। ठीक है, और इस तरफ नॉर्थ ईस्ट में पाया जा रहा है, इधर सिक्किम में पाया जा रहा है। तो ये सब माउंटेन फॉरेस्ट के एरियाज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द हिल स्लोप विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव विच टाइप ऑफ ट्रीज। तो देखिए जो हिल स्लोप्स होती हैं, ठीक है, उसमें आपको बताना है जो ट्रीज़ होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो कोनिकल ट्रीज़ होते हैं, यहाँ पर कॉनीफेरस होते हैं, कोनिकल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइंस द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन। तो देखिए कैरेक्टर और एक्सटेंट जो होता है वेजिटेशन का, मतलब वेजिटेशन कैसा होगा इसको डिटरमाइन कौन करता है, तो टेम्परेचर बिल्कुल डिटरमाइन करेगा एरिया का, ह्यूमिडिटी भी डिटरमाइन करेगा और साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन। ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं ये वेजिटेशन को डिटरमाइन करने में मदद करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है, द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट at different places is due to difference in latitude, altitude, season and duration of day। तो ये जो बात कही गई बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो सनलाइट का ड्यूरेशन होता है ये किस पे डिपेंड करता है, तो डिफरेंस डिपेंड करता है लैटिट्यूड पे, ऑल्टीट्यूड पे, सीजन पे और ड्यूरेशन ऑफ डे पे। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया, ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन डैश। देखिए जब सनलाइट ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो ट्रीज़ बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। और ये ग्रो कब करते हैं, कौन से सीज़न में करेंगे, तो ये है समर सीज़न। तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड एट। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, उत्तराखंड में लोकेटेड है। पहले ये उत्तर प्रदेश में होता था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश दो भाग में टूट गया, एक हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया उत्तरांचल या उत्तराखंड, तो ये कहाँ पहुँच गया, ये उत्तराखंड में पहुँच गया। नेक्स्ट पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया, इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज ब्रॉट इन बाय द डैश बाय द एडवांसिंग डैश मानसून एंड रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो आपको बताना है जो हमारे भारत में पूरा रेनफॉल पैटर्न जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मतलब ज़्यादातर जो रेनफॉल होती है वो किस रेंज से, मतलब कौन सी मानसून से होती है, तो ये होती है साउथ वेस्ट मानसून से। तो जो आती है रेनफॉल वो किधर से आती है, साउथ वेस्ट से एंटर करेगी भारत में। ठीक है, तो साउथ वेस्ट से होता है और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट जो रिट्रीटिंग मानसून है उससे भी बहुत सारा रेनफॉल भारत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया, एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कम्पेयर टू एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो एरिया जहाँ पर हैवी रेनफॉल होगी वहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा डेंस होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें कहा गया द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज़ 21.05% अकॉर्डिंग टू ISFR रिपोर्ट ऑफ डैश।
तो देखिए अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे ज्योग्राफी की क्लास 9th की, तो उसमें आपको रिपोर्ट जो दी गई है बहुत पुरानी दी गई है, हालांकि अभी हम इसका नया वर्जन भी बता देंगे आपको क्या है। तो 2011 की रिपोर्ट दी गई और 2011 के हिसाब से बताया गया जो फॉरेस्ट कवर भारत में वो कितना है, 21.05% है। मतलब जो फॉरेस्ट टोटल एरिया में, टोटल मान लीजिए 100% एरिया है भारत में, तो उसमें से 21.05% एरिया ऐसा है जो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। ये 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से है, ठीक है। अभी का अगर देखा जाए 2019 की जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से 21.67% जो है भारत का वो फॉरेस्ट कवर में इंक्लूडेड है, ठीक है। ये हर 2 साल में ISFR जो होता है, मतलब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है, हर 2 साल में एक बार आती है और इसके हिसाब से फिर ये रिपोर्ट बताई जाती है कि कितना प्लांट कवर है, कितना ट्री कवर है, कितना फॉरेस्ट कवर है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, एनसीईआरटी से ही लिया गया है, ठीक है। अब इस फॉरेस्ट में देखेंगे तो ये कहाँ पर उगता है, तो मेनली हैवी रेनफॉल जहाँ पर होता है, जैसे वेस्टर्न घाट्स है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, असम है, तमिलनाडु है, यहाँ पर ये फॉरेस्ट मेनली पाए जाते हैं। जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल कितनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा चाहिए पर ईयर, ठीक है। अब ट्रीज़ जो है उनमें बहुत ज़्यादा हाइट के भी ट्रीज़ आपको मिलेंगे, 60 मीटर्स और इनसे भी ज़्यादा ट्रीज़ की हाइट होती है, ठीक है। सिंस द रीजन इज़ वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, इट हैज़ लग्जरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड, ट्री, शब्स एंड क्रीपर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप देखें, ठीक है, डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको हर तरीके के पेड़ दिखाई पड़ेंगे। देखिए कुछ ऐसे ट्रीज़ दिखाई पड़ेंगे जिनकी हाइट 60 मीटर है, उनसे अबव है। कुछ ऐसे भी ट्रीज़ दिखाई पड़ रहे हैं जिनकी हाइट 40 मीटर्स है। कुछ ट्रीज़ ऐसे भी हैं जो यंग ट्रीज़ हैं जिनकी हाइट 20 मीटर्स है, ऐसे भी ट्रीज़ हैं। देखिए नीचे अगर आप देखें, मतलब इसके नीचे देखें तो शब की लेयर भी आपको मिलेंगी, यहाँ पे ग्राउंड लेयर्स भी मिलेंगी, मतलब छोटे छोटे भी पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर अगर देखा जाए एवरग्रीन फॉरेस्ट में, तो यहाँ पर पूरी एक ये कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी पूरी पाई जाती है, बहुत अच्छी खासी। यहाँ पर कोई ऐसा डेफिनेट टाइम नहीं होता है कि ट्रीज़ इसी समय अपना लीव्स को शेड करेगी, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। दीज आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट पूछा जाए तो आपको याद रखना है दिस इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। लेकिन आगे कुछ और बात कर लेते हैं, इसको क्या कहा गया है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, इनको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर, मतलब 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल होती है वहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। और भारत में सबसे ज़्यादा भी हमने आपको मैप में दिखाया था, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट हैं वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ही हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, अब यहाँ पर देखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बना हुआ है, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये मेनली अगर देखें तो ईस्टर्न पार्ट जो होता है भारत का वहाँ पर पाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी ये पाए जाते हैं। जो हिमालयाज़ के फुट हिल्स हैं, झारखंड है, वेस्ट उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप्स हैं, तो यहाँ पर भी ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ दिस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो आपको बताना है ट्रॉपिकल डेसिडुअस की सबसे डोमिनेंट स्पीशीज क्या है, मतलब सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में कौन सा पेड़ पाया जाता है, तो ये है टीक, ठीक है। तो सबसे डोमिनेंट स्पीशीज जो है दैट इज़ टीक। टीक को अगर बायोलॉजिकल नेम देखें तो इसका बायोलॉजिकल नेम होता है टेक्टोना ग्राइंडिस। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, उससे पहले ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। देखिए एक और तरीके का फॉरेस्ट है जिसको कहा जाता है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब ड्राई का मतलब थोड़ा सा ये सूखा है, तो अभी तक हमने रेनफॉल का पैटर्न देखा था 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर था ट्रॉपिकल डेसिडुअस के लिए। ड्राई डेसिडुअस के लिए थोड़ा सा कम हो जाता है, 100 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर है। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये मेनली पाए जाते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के प्लेन्स हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। टीक, साल, पीपल और नीम मेनली जो पेड़ हैं यहाँ पर उगते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ज़्यादातर जो पार्ट है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का, जो ज़्यादातर पार्ट है वो कल्टीवेशन के लिए उसको क्लियर कर दिया गया है, मतलब उसमें से पेड़ों को हटा दिया गया, वहाँ पे कल्टीवेशन होता है, वहाँ खेती होती है। और कुछ पार्ट में ग्रेजिंग भी होती है, एनिमल ग्रेज भी करते हैं, कुछ पार्ट में एनिमल ग्रेजिंग भी होती है। यहाँ पर जो मेनली एनिमल्स पाए जाएंगे वो लायन है, टाइगर है, पिग है, टियर है और एलिफेंट है। कुछ यहाँ पर बर्ड्स भी पाई जाती हैं, लिजर्ड, स्नेक्स और टॉर्टाइजेस भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में होनी चाहिए। और ये देखिए डायग्राम आपका बना हुआ है, दिस इज ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट।
23rd क्वेश्चन में देखिए, इसमें कहा गया इन रीजन्स विद लेस देन डैश ऑफ रेनफॉल द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्री एंड बुशेस। ठीक है, तो थॉर्नी ट्रीज अगर है, बुशेस अगर क्रिएट हो रही हैं, तो जो नेचुरल वेजिटेशन है वहाँ पर जो रेनफॉल पैटर्न होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर रेनफॉल पैटर्न लेस देन 70 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो लेस देन 70 सेंटीमीटर अगर रेनफॉल हो रही है, इसका मतलब वहाँ पर जो वेजिटेशन होगा दैट विल बी ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उससे पहले यहाँ पर थोड़ी सी बात इसकी भी कर लेते हैं कि जो थॉर्नी ट्रीज बुशेस जो बन रहे थे उसके बारे में अगर देखा जाए तो ये मेनली कहाँ पर वेजिटेशन ऐसा पाया जाता है। तो अगर ये वेजिटेशन देखा जाए तो जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है भारत का, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश सेंटर में आ जाएगा, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, ये सब जो जगह है यहाँ पर भी ये वाला जो रीजन बताया गया थॉर्नी फॉरेस्ट और स्क्रब्स जो है पाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर प्लांट्स के बारे में बात करी जाए तो अकासियास देखा जाए, पाम देखा जाए, यूफोरबियास देखा जाए, कैक्टस देखा जाए। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। ट्री जो होते हैं स्कैटर्ड होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं बहुत ज़्यादा लंबी होती है। और रूट्स लंबी क्यों होती है, क्योंकि ये सर्च ऑफ मॉइस्चर, सर्च ऑफ सॉइल में मॉइस्चर ढूंढते ढूंढते बहुत नीचे पहुँच जाती हैं। ठीक है, लीव्स जो है मतलब इनकी जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा थिक होती है। और क्यों थिक होती हैं, जिससे इवापोरेशन का रेट कम से कम हो सके, क्योंकि देखिए वाटर वैसे ही इतना कम है और अगर वाटर इवापोरेट हो जाएगा तो पेड़ मर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो पत्तियां होती हैं मेनली वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं। ठीक है, अब इन फॉरेस्ट को क्या कहा जाएगा, तो थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स कहा जाता है। एरिड एरियाज में मेनली पाए जाते हैं। यहाँ पर जो मेन एनिमल्स पाए जाएंगे वो कौन कौन से होंगे, जैसे रैट्स मतलब चूहा, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस। ठीक है, और हॉर्सेस एंड कैमल्स। तो ऐसे करके कुछ आपके पास एनिमल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया एट हायर ऑल्टीट्यूड्स मॉसेस एंड लाइकेंस फॉर्म पार्ट ऑफ विच वेजिटेशन होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ विच वेजिटेशन, यहाँ पर टुंड्रा तो हमने आंसर ही दे दिया, तो यहाँ पर टुंड्रा आंसर हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है, एट हायर ऑल्टीट्यूड्स मॉसेस एंड लाइकेंस फॉर्म पार्ट ऑफ डैश वेजिटेशन, ऐसे था, तो ये टुंड्रा वेजिटेशन इसका आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें देखिए एक और आपको इंपॉर्टेंट समझा दिया गया है, माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। माउंटेन फॉरेस्ट क्या है, तो यहाँ पर देखिए माउंटेनियस जो रीजन होता है वहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। टेम्परेचर अगर यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर मेनली वेट टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, 1000 से 2000 मीटर की रेंज होती है इनकी। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, 1500 से 3000 मीटर रेंज होगी इनकी हाइट की। और साथ ही साथ कुछ और बात करी जाए हायर और एलिवेशंस पे देखा जाएगा तो टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं ये कॉमन होते हैं। तो इस तरीके से कुछ बातें यहाँ पर करी गई, इनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 25। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन अ फॉरेस्ट आर कश्मीर स्ट्रैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, Tibetan antelope, yak, snow leopard, squirrels, shaggy horn, wild ibex, bear and rare red panda, sheep and goat with thick hair. Name the forest. तो आपको बताना है जो आपको स्पीशीज़ ऊपर दी गई हैं ये किस फॉरेस्ट में मेनली पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट है दिस इज कॉल्ड टुंद्रा फॉरेस्ट, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए कहा गया द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ डैश इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे पूछा गया, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं कोस्ट पे। ठीक है, इट दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड, जहाँ पर टाइड साइड्स आता रहता है। मैंग्रोव्स की देखिए बात करी गई, मैंग्रोव्स में अगर देखेंगे मैंग्रोव्स कहाँ पर उगते हैं, तो मैंग्रोव वहाँ उगेंगे जहाँ पर मड और सिल्ट का एक्यूमुलेशन हो जाता है कोस्ट पर। अब अगर भारत में देखा जाए तो जो गंगा का डेल्टा है, महानदी का डेल्टा है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन सब के डेल्टाज में ये वेजिटेशन मैंग्रोव वेजिटेशन मेनली पाया जाता है। सबसे बड़ा अगर देखा जाए डेल्टा तो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है, यहाँ पर भी मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो एक सुंदरी नाम की ट्रीज़ी पाई जाती है, सुंदरी का पेड़ पाया जाता है और वो बहुत ही ड्यूरेबल और हार्ड टिम्बर क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ और पेड़ यहाँ पर उगते हैं, कुछ और ट्रीज़ यहाँ पर ग्रो करते हैं, जैसे पाम है, कोकोनट है, क्योरा, अगर ये सब ट्रीज़ हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है एनिमल की, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर है जो यहाँ पर पाया जाता है। टर्टल्स, क्रोकोडाइल, घड़ियाल्स और स्नेक यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 में कहा गया सर्पगंधा इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया, इज़ यूज टू ट्रीट। देखिए एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका नाम है सर्पगंधा। ठीक है, अब इसको किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, तो ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए सर्पगंधा को यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है। 28 में कहा गया द जूस फ्रॉम राइप फ्रूट इज़ यूज टू प्रिपेयर विनेगर। देखिए आपको बताना है कि यहाँ पे एक राइपेंड फ्रूट होता है उससे विनेगर बनाया जाता है जूस से।
विच इज़ कार्मिनेटिव एंड डायूरेटिक एंड हैज़ डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज, मतलब डाइजेशन में मदद करता है वो जूस। द पाउडर ऑफ सीड इज़ यूज टू फॉर कंट्रोलिंग द डायबिटीज़, तो और जो उसका पाउडर होता है, जो उसके सीड जो होते हैं, उसका जो पाउडर है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है। आपको बताना है प्लांट कौन सा है, तो दिस इज़ जामुन। ठीक है, तो जामुन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट पे आता है क्वेश्चन नंबर 29, द फ्रेश जूस ऑफ लीव्स ऑफ अर्जुन इज़ यूज टू फॉर क्योर ऑफ ईयर एक, इट इज़ ऑल्सो यूज टू रेगुलेट। तो आपको बताना है अर्जुन एक और नया मेडिसिनल प्लांट है, इसके बारे में समझना ये है कि जो इसका जूस होता है, इसके लीव्स का जो जूस है, वो कान का दर्द, ईयर एक होता है, उसको मदद करता है, मतलब उसमें क्योर करता है उसको। और साथ ही साथ ये किस चीज़ को रेगुलेट करता है, पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। 30th क्वेश्चन पे आते हैं, तो लीव ऑफ विच प्लांट आर यूज्ड एज क्योर फॉर आई सोर्स। ठीक है, तो आई सोर्स जो होते हैं उसके लिए कौन सी लीफ, मतलब किस प्लांट की लीफ मदद करती है, आपको बताना है। तो बबूल की जो लीफ है वो हेल्प करती है, ठीक है, क्योर करती है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई एंटीबायोटिक एंड हाई एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करी जाए, किस में होती है, तो ये नीम में होती है। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा 31 में वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्योर कफ एंड कोल्ड। तो कफ और कोल्ड अभी आप लोगों ने देखा होगा, जो कोविड का सीजन था उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हुआ था, और वो क्या है, तुलसी है। ठीक है, तुलसी की मेनली लोग चाय बना बना के पी रहे थे, और उससे कहीं ना कहीं जो उनका कफ था, जो कोल्ड था, वो सही भी हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, इंडिया इज़ ऑल्सो रिच इन इट्स फोना। तो देखिए जो प्लांट डाइवर्सिटी है वो भी भारत में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो एनिमल डाइवर्सिटी है वो भी भारत में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में है। आपको बताना है जो फोना पाए जाते हैं, मतलब जो एनिमल स्पीशीज़ पाई जाती हैं भारत में, वो कितनी है अप्रॉक्सीमेट, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 90,000 है। नेक्स्ट में कुछ फैक्ट्स यहाँ पे देख लीजिए, कुछ फैक्ट्स क्या कहा गया है, जैसे 2000 स्पीशीज़ बर्ड्स की पाई जाती हैं। 13% जो बर्ड्स हैं भारत की, वो कहाँ, मतलब वर्ल्ड की, वो कहाँ पर है, भारत में है। 2546 स्पीशीज़ फिश की यहाँ पाई जाती है, और 12% जो वर्ल्ड का स्टॉक है फिशेस का, वो भारत में पाया जाता है। ठीक है, इट शेयर्स अबाउट 5 to 8% ऑफ वर्ल्ड एम्फीबियंस। तो अगर एम्फीबियन के केस में देखा जाए, रेप्टाइल और मैमल के केस में देखा जाए, तो भारत में टोटल कितने हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 8% है वर्ल्ड के टोटल एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल अमंग द मैमल्स विच आर फाउंड इन हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटक एंड एलिफेंट। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है सबसे ज़्यादा मेजेस्टिक एनिमल कौन सा है। ठीक है, तो मेजेस्टिक मतलब शानदार बड़ा एनिमल है, तो ये कौन सा है, तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, यहाँ पर बात हो रही है एलिफेंट की। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, मेनली असम, कर्नाटक और केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल लिव इन स्वाम्पी एंड मार्शी लैंड ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। तो स्वाम्पी मतलब दलदल के क्षेत्र में मेनली रहता है, ये कौन सा एनिमल है, तो ये है वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। ठीक है, तो वन हॉर्न्ड राइनोसोरस, इसके लिए काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वन हॉर्न्ड राइनोसोरस मेनली वहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 36, एरिड एरियाज ऑफ रन ऑफ कच्छ एंड थार डेजर्ट आर हैबिटेट फॉर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो देखिए जो एरिड एरियाज हैं रन ऑफ कच्छ के और थार डेजर्ट के, उसमें जो मेनली एनिमल्स पाए जाते हैं वो कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो अगर देखा जाए रन ऑफ कच्छ में क्या पाया जाता है, तो वाइल्ड एस पाया जाता है। थार डेजर्ट में देखा जाएगा तो कैमल्स पाए जाते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया, इन विच ईयर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। तो भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, तो 1972 में आया। नेक्स्ट इज 38, इसमें कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लायंस। तो भारत एक ऐसी कंट्री है जिसमें दोनों चीज़ें, दोनों एनिमल्स पाए जाते हैं, टाइगर्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और लायंस भी पाए जाते हैं, और मेनली एशियाटिक लायंस जो हैं वो भारत में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। नेक्स्ट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन इज़ गिर फॉरेस्ट विच इज़ लोकेटेड एट। तो देखिए जो इंडियन लायन है वो मेनली कहाँ पाया जाता है, गिर फॉरेस्ट में कहाँ पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट जो है ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है, इसकी लोकेशन क्या है, तो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज फाउंड इज इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हिमालयन रीजन। तो देखिए तीन आपको रीजन्स दिए गए हैं, मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट दिए गए हैं, इसके साथ ही साथ सुंदरबन दिया गया है वेस्ट बंगाल में जो है, और हिमालयन रीजन दिया है। यहाँ पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं ये है टाइगर मेनली। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर टाइगर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, द गिर फॉरेस्ट इज़ द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ। अब देखिए आपको समझना है कि एक ऐसा एनिमल है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉरेस्ट में पाया जाता है, और वो है गिर फॉरेस्ट। और वो कौन सा एनिमल है, वो है एशियाटिक लायंस। ठीक है, तो एशियाटिक लायन एक ऐसा एनिमल है जो सिर्फ कहाँ पाया जाता है, गिर फॉरेस्ट में ही पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में कहा गया द हिमालयाज हार्बर हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स विच सर्वाइव इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कोल्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन गलत टाइप का हो गया, तो इसको आप स्टेटमेंट के रूप में ही पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देखिए, ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है। मैनी इंसेक्ट हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट ट्रीज एंड एक्सर्टिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट्स इज हार्मफुल। तो देखिए आपको पता होगा जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, फ्रूट और ट्रीज़ के पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फ्रूट ग्रो करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमने इनका बायोलॉजिकल कंट्रोल करने लग गए, मतलब हम इंसेक्ट्स को कोई ना कोई ऐसी दवाइयाँ डालने लग गए जिससे इंसेक्ट्स मरने लग गए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पूरे नेचर में हर वो ऑर्गेनिज्म जो भी चीज़ पाई जाती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस इको सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 से पहले यहाँ पे थोड़ी सी बात और देख लीजिए। 1300 प्लांट स्पीशीज़ जो है भारत में वो क्या है, इंडेंजर्ड हैं। 20 स्पीशीज़ जो है वो क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं। जो कॉज है, जो मतलब किस वजह से ख़त्म हो रही हैं स्पीशीज़ और किस वजह से इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्रिएट हो रही हैं, वो मेनली ये है कि जैसे मान लीजिए पेड़ की बात करी जाए तो पेड़ लोग बेचने के लिए काट देते हैं, ठीक है, लकड़ियाँ बेचते हैं, लकड़ियों पे बेच के उनके बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, ठीक है। और कहीं न कहीं जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन भी कहीं न कहीं ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से प्लांट स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है। तो पॉल्यूशन जैसे केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, एसिड डिपॉज़िट्स होते हैं, ये धीरे-धीरे करके फॉरेस्ट को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, फॉरेस्ट को पूरा बैरन बना देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो प्लांट स्पीशीज़ होती हैं, वो धीरे-धीरे करके डेड हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। तो भारत में अगर देखा जाए कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो ये हैं 18, ठीक है। चलिए आप लोग नेशनल पार्क बताइएगा कि इंडिया में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि टोटल नेशनल पार्क्स कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में देखिए बताया गया। तो माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में अगर देखा जाए तो जो वेटलैंड्स होते हैं, भारत के जो वेटलैंड्स हैं, ठीक है, वहाँ पर मेनली माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। जैसे विंटर में अगर देखा जाए तो साइबेरियन क्रेन जो है, जो साइबेरियन क्रेन नाम की एक चिड़िया है, वो बहुत ज़्यादा भारत चली आती हैं, ठीक है। और ये मेनली कहाँ पर आती हैं, तो रन ऑफ कच्छ नाम की जो जगह है वहाँ पर साइबेरियन क्रेन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से जो फ्लेमिंगो नाम की बर्ड है, ठीक है, फ्लेमिंगो बर्ड भी देखने को मिलेगी कहाँ पर, जहाँ पर डेजर्ट मर्जेस विद सी, मतलब जहाँ पर डेजर्ट जो है उसके पास में अगर कोई सी होती है तो वहाँ पर फ्लेमिंगो बर्ड भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आती हैं बर्ड, अपना नेस्ट बनाती हैं, घोंसला बनाती हैं और अपने बच्चों को उसमें पालती हैं, मतलब बड़ा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, इसमें कहा गया फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मेनी बोटानिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस। तो बताना है आपको, जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं बोटानिकल गार्डन्स और के लिए और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन रहे, बनी रहे। तो ये कब से स्टार्ट किया गया है फाइनेंशियल असिस्टेंस और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, तो ये किया गया है 1992 से। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 में कहा गया प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मेनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आपके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाती रहती है, इंट्रोड्यूस करती रहती है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं 47 में कहा गया काजीरंगा नेशनल पार्क, अभी हमने बताया था वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है। ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है असम में, ठीक है। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखा जाए असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 संजय गांधी नेशनल पार्क, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क, ये है मुंबई में, ठीक है, महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 India's natural vegetation has undergone many changes due to several factors such as growing demand for culti। अब देखिए जो नेचुरल वेजिटेशन है भारत का, उसमें कई सारे चेंजेस आए हैं और उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो देखिए जो कल्टीवेशन वाला लैंड है, मतलब जो लैंड है जिसमें कल्टीवेशन होनी है, जिसमें खेती होनी है, वो उसकी कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है जिसकी वजह से फॉरेस्ट की कटाई हो रही है, भी बात सही है। माइनिंग हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है पास्चर्स के लिए। तो कहीं ना कहीं ये पूरे रीज़न जो है बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन है वो किस वजह से इतने सारे चेंजेस झेल रहा है, तो ये उसके रीज़न्स हो जाएंगे।
लास्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, तो आपको बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए उसमें कहा गया फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल सोर्स एंड प्लेज अ मेजर रोल इन एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट जो होता है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट को सही करने के लिए, मतलब इन्वायरमेंट को सही करने के लिए। इन्वायरमेंट अगर आपने मान लिया फॉरेस्ट काट दिए, इन्वायरमेंट ख़राब भी हो जाएगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, लोकल क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। सॉइल इरोजन कंट्रोल करते हैं। स्ट्रीम फ्लो सपोर्ट ऑफ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड लिवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज़ एंड ऑफर पैनोरामिक एंड सीनिक व्यू ऑफ फॉर रिक्रिएशन, मतलब लोग घूमने टहलने भी आते हैं, देखने आते हैं फॉरेस्ट को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल सही हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड। सी दे कंट्रोल विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉज रेन्स, ठीक है, विंड फोर्स को कंट्रोल करेंगे, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं और रेनफॉल में भी मदद करते हैं। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास कुछ 50 क्वेश्चंस थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और ये सारे क्वेश्चंस हम लोग ने ऐसे लिए थे जो एनसीईआरटी के बिल्कुल बीचों बीच से थे। अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो कहीं ना कहीं आपका पूरा चैप्टर आसानी से रिवाइज हो गया होगा। तो आज के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आगे के चैप्टर्स का होगा और पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं उनको प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है। प्लेलिस्ट आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।